Hello everyone. Today we will start new chapter of history. Chapter 7 New Religious Ideas. So let's begin with this chapter. ये जो एक्टिविटी दी है इसके थ्रू वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो पहले के आउटडेटेड बिलीव्स थे आइडियाज़ थे उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि सोसाइटी की ग्रोथ हो सके। न्यू प्रोग्रेसिव आइडियाज़ वो लोग लेकर आए। उस समय एक चेंज की बहुत ज़्यादा नीड थी जो कि टाइम टू टाइम लोगों को लगा कि नहीं ये रिचुअल्स या ये रिलीजन या ये जितने भी वो सोशल लेवल्स थे पहले लाइक सती प्रथा थी, वर्ण सिस्टम था, ओके, डाउरी सिस्टम था, वुमेन इनइक्वालिटी, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए जो अर्लीस्ट किंगडम थे वो लोग फ्लरिश हो गए। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन रिलीजन एंड सोसाइटी। हमारे रिलीजन में सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए टाइम टू टाइम। बहुत से कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव रिलीजियस रिचुअल्स जो थे उनको रिप्लेस करके और रिलीजियस सिंप्लिसिटी आ चुकी है। अब एक किसी भी तरह के रिलीजियस सेक्रीफाइस प्रिस्ट नहीं करवाते, जैसे पहले बलि भी दी जाती थी लोगों की, एनिमल्स की, अब वो चीज़ें भी बंद हो चुकी है। जो प्रिस्ट होते हैं उन लोगों की सोच में भी चेंज आया और उन लोगों ने सोशल इनइक्वालिटी को इंकरेज नहीं किया। पहले जो प्रिस्ट थे वो लोगों की सोच में चेंजेस आए और उन लोगों ने सोशल इनइक्वालिटी को इंकरेज किया। वो लोग वर्ण सिस्टम लेके आए जिसमें उन लोगों ने पीपल को उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। जो शूद्रास होते थे उन्हें ऑप्रेस्ड किया। किसने? जो अपर वर्णास होते थे, जैसे कि ब्राह्मण्स हुए, क्षत्रियास हुए, उन लोगों ने। कुछ लोगों को उन्होंने अनटचेबल कंसिडर कर दिया। उन्हें किसी भी चीज़ को टच नहीं करने देते थे। उन्हें रिलीजन मीन्स जो रिलीजियस बुक्स होती वो नहीं पढ़ने दी जाती थी। उन्हें मंदिरों में नहीं एंटर करने देते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। जो विमेन होती थी उन्हें मैन के इक्वल नहीं माना जाता था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस थे जो कि अब चेंज हो चुके हैं। सो ये जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस थे इनके ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस किए और न्यू रिलीजियस और थॉट्स आइडियाज़ वो लोग लेकर आए। सो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे जिन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की अबाउट लाइफ एंड डेथ, कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, सभी लोगों के मन में आते हैं, उसके ऊपर उन लोगों ने आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया। तो वही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या न्यू रिलीजियस थॉट्स और आइडियाज़ वो लोग लेकर आए। सो लेट्स नो मोर। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द बुद्धा। कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन लोगों ने बहुत अपने साल लाइफ के स्पेंड किए लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है ये आंसर फाइंड आउट करने के लिए। उन लोगों ने अपने लाइफ के बहुत सारे साल उस पर स्पेंड किए। उसी में से एक थिंकर थे गौतम बुद्ध, जो कि फाउंडर है बुद्धिज़्म के। ओके, गौतम बुद्ध 2500 ईयर्स अगो पहले इनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय राजा थे साक्यगना के। इनका नाम था सिद्धार्थ। एज अ प्रिंस सिद्धार्थ एक बहुत ही जॉयफुल लाइफ पैलेस में स्पेंड करते थे। उन्हें पैलेस के बाहर की जो लाइफ थी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आए जब उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक मॉन्क को देखा जब वो आउटसाइड पैलेस गए विजिट करने के लिए। तब जो सफरिंग्स हो रही थी सिकनेस की वजह से, जो ओल्ड एज थी, जो डेथ थी, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं। तो जो डेथ होती है, ये तो सबको पता है कि डेथ आने वाली है, एक न एक दिन तो मरना ही है। चाहे वो रिच हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल किंग हो, कोई भी अपने मरने को थोड़ी ना रोक सकता है, क्या है ना। सो उन्होंने सोचा कि मुझे भी मॉन्क बन जाना चाहिए, जो कि अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। मॉन्क मीन्स जो सन्यासी होते हैं, है ना, वो लोग अपना सब कुछ त्याग कर अपना, चाहे उनके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही पावर हो, वो सब कुछ छोड़ के और सन्यासी वाला जीवन बिताने लग जाते। तो उन्होंने भी ऐसा ही सोचा। वन नाइट सिद्धार्थ को पैलेस
वन नाइट सिद्धार्थ ने पैलेस छोड़ दिया और वो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करने के लिए वहाँ से चले गए। उन्होंने अपना किंगडम भी छोड़ दिया, अपने जितने भी लव्ड वंस थे, अपने फैमिली वाले थे, सबको छोड़ दिया, जितनी भी उनकी लाइफ में कंफर्ट्स थे सबको छोड़ के वो मॉन्क बन गए इन सर्च ऑफ ट्रूथ। वो बहुत सालों तक बहुत जगह पर घूमते गए, लोगों से पूछा, डिस्कस किया, मीटिंग करी, जितने भी और भी थिंकर्स होते थे, वाइज पीपल होते थे, उन लोगों से मिले वो जाकर। फिर उन्होंने डिसाइड किया, फाइनली ही डिसाइडेड टू सीक आंसर ऑन इज ऑन। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपने आप में ही आंसर ढूंढना होगा, मुझे अब किसी से पूछना नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सालों तक मेडिटेशन किया पीपल ट्री के नीचे, जो कि बोध गया में है अभी प्रेजेंट डे बिहार में। ओके, वहाँ उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें अपना आंसर मिल गया। ही हैड गेन्ड एनलाइटमेंट और द मोस्ट सुप्रीम विजडम। लोगों ने उन्हें द अवेकन्ड वन कहना स्टार्ट कर दिया। फिर उनके एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के पास है। वहाँ उन्होंने अपने टीचिंग देना स्टार्ट किया, लोगों को भी बताना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते जाते लोगों को पढ़ाते हुए स्पेंड करी। फिगर 1 में बिल्डिंग दी गई है धार्मिक स्तूपा की, जो कि सारनाथ में है। ये उनका प्लेस था जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी टीचिंग दी थी। अब वो क्या टीच करते थे? हिज टीचिंग्स, बुद्धा कैम टू अंडरस्टैंड द 4 ट्रूथ्स ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री। बोधि ट्री के नीचे जो मेडिटेशन करते थे, वहाँ पर उन्हें लाइफ से रिलेटेड 4 ऐसे ट्रुथ समझ में आए। वो एक बेसिक प्रिंसिपल था बुद्धिज़्म का, जिसे कहा गया है 4 नोबल ट्रुथ्स। फर्स्ट नोबल ट्रुथ ये था कि सफरिंग जो होती है वो कॉमन होती है। जो हमारे लाइफ की हैप्पीनेस है वो हमेशा रहेगी, चाहे हमें कितनी सफरिंग हो या हम अनहैप्पी हो, लेकिन वो जो खुशी होती है वो हमारे अंदर ही होती है। देर आर मैनी अदर वेज इन विच पीपल सफ़र, सच इज बिंग विद दोज विट इज लाइक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग सफ़र करते हैं। या तो हम किसी से नफ़रत करते हैं, या हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी को चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे हम लोग सफ़र करते हैं। ओके, सेकंड नोबल ट्रुथ ये था कि लोग सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास डिज़ायर्स बहुत सारी है, और वो जो डिज़ायर होती है अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। अब डिज़ायर्स तो क्या है, नेवर एंडिंग होती है। आज कुछ इच्छा है, अगर वो पूरी हो गई तो कल दूसरी नहीं आ जाएगी, है ना। सो डिज़ायर्स तो नेवर एंडिंग होती है, लेकिन अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो फिर हम लोग सैड हो जाते हैं। People also suffer as they're ignorant of the fact that the results of our good or bad actions or karma affect us both in his life and the next. लोग इस चीज़ को भी, इस फैक्ट को भी इग्नोर कर देते हैं कि जो रिजल्ट होंगे हमारे गुड या बैड कर्म के, कर्म हम बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो जो हम कर्म करते, जो हम काम करते हैं, अगर वो अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, उसको सफ़र तो हमें ही करना पड़ेगा। उसके जो भी रिजल्ट होंगे या जो भी उसका इफ़ेक्ट होगा वो इस लाइफ में भी होगा और नेक्स्ट लाइफ में भी होगा। ओके, ये उनकी टीचिंग्स थी। थर्ड नोबल ट्रुथ ये था कि सफरिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स तो कांस्टेंट हैं। सो अगर हम अभी अपने कर्म्स को समझेंगे तो हमारे प्रेजेंट लाइफ और हमारे प्रीवियस लाइफ दोनों इफ़ेक्ट होगी। और लास्ट नोबल ट्रुथ ये था कि जो हमारे एंडलेस डिज़ायर्स हैं, बाय फॉलोइंग द नोबल एटफोल्ड पाथ, ये उन्होंने एक नोबल एटफोल्ड पाथ बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने अपनी टीचिंग्स को एक्सप्लेन किया, जैसे कि राइट व्यू, नो द 4 नोबल ट्रूथ्स। ये जो 4 नोबल ट्रूथ है इनको समझने के लिए हमारा नज़रिया भी सही होना चाहिए। राइट थॉट, हैविंग काइंड थॉट्स एंड अवॉइडिंग थॉट्स ऑफ अटैचमेंट, हैट्रेड एंड हार्मफुल इंटेंट। हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारी सोच होती है वो काइंड होनी चाहिए, बजाय हमें जो नफ़रत के, प्यार के, या हमारे किसी को लेके इंटेंशन हार्मफुल हो तो उन सब से हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
मीन्स जो हम हिंदी में कहते थे, हमें किसी चीज़ से मोह नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारे थॉट्स अच्छे होने चाहिए, काइंड होने चाहिए, हमें सबके ऊपर दया आनी चाहिए। राइट स्पीच, जो हम बोलते हैं वो ट्रू होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, एंकरेजिंग होना चाहिए और दूसरों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ राइट एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी अच्छे होने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, बजाय जो किलिंग होती है, स्टीलिंग होती है, चोरी करना, किसी को मारना, ये सब गलत कर्म होते हैं, ये हमें नहीं करने चाहिए। देन राइट लाइवलीहुड, चूज़ अ वर्क दैट डज नॉट हार्म अदर, हमें ऐसा काम करना चाहिए, काम से मतलब जो हमारी ऑक्यूपेशन होती है, हमें इस टाइप का वर्क करना चाहिए कि वो किसी और को हार्म ना करे। देन राइट एफर्ट्स, प्रिवेंट एंड अवॉइड नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड स्ट्रेंथ द पॉजिटिव स्टेट्स, जो हमारा नेगेटिव स्टेट होता है माइंड का, वो हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, बिकम अवेयर ऑफ आवर थॉट्स वर्ड्स एंड डिड्स, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम अवेयर होना चाहिए, हमारा माइंड एक्टिव होना चाहिए कि हम सोच समझ कर बोलें। ओके। राइट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन टू अटेन पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारा माइंड में पीस रहे। ओके, ये उनका नोबल एटफोल्ड पाथ थे, ये मेन उनकी टीचिंग्स थी जो वो लोग लोगों को समझाते थे, देते थे। वो जो बुद्ध थे वो लोगों को एडवाइस करते थे कि उन्हें काइंड होना चाहिए और दूसरे ह्यूमन बींग्स और एनिमल की लाइफ को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है लाइफ सिर्फ हमारी ही है, किसी और की लाइफ ही नहीं है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी लाइफ होती है, हम उन्हें हार्म करते हैं, जैसे हमें दर्द होता है वैसे उन्हें भी दर्द होता है। सो बुद्ध ये सभी को ये मैसेज सभी को वो समझाना चाहते थे। ही टॉट इन प्राकृत, वो कौन सी लैंग्वेज में समझाते थे? प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि उस समय लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी, ऑर्डिनरी पीपल की, और वो उसके थ्रू अच्छे से समझ सकते थे। उन्होंने लोगों को इंकरेज किया कि वो उन्हें समझे, ना कि उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करे। और वो इस वे में टॉट करते थे कि सभी लोग उनको अच्छे से समझ जाते थे कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। सो हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अकोसा सुत्ता में। जब बुद्धा ने लेसन टॉट किया था गुड कंडक्ट का एक मैन को जिसका नाम था अकोसा। इंसल्ट, एक बार क्या हुआ, जो अकोसा थे उनके क्लैंसमैन में से, उनके जो कुल के सदस्य होते थे उनमें से किसी ने कोई बुद्धा के टीचिंग से इन्फ्लुएंस हो गया था और उसने अपनी फैमिली लाइफ से गिव अप कर दिया और वो भी उनके जैसे मॉन्क बन गए। फिर अकोसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अनहैप्पी हुए। वो बुद्धा के पास गए और उन्हें इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें गालियाँ देने लग गए, हार्श वर्ड्स, रूडली उनसे बात करने लग गए। लेकिन बुद्धा जो थे वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए उनके इंसल्ट से। इंस्टेड उन्होंने अकोसा से कहा कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, आपने उन्हें फूड ऑफर किया और उसने अगर वो फूड एक्सेप्ट नहीं किया तो वो फूड किसका हुआ? आया समझ में? जैसे सपोज आपके यहाँ कोई गेस्ट आए और आपने उन्हें खाना ऑफर किया कि आप खाना लीजिए, अब वो खाना नहीं खा रहे, उन्हें मना कर दिया, तो वो खाना किसका हुआ? तो अकोसा ने आंसर किया कि अगर उन्होंने खाना एक्सेप्ट नहीं किया तो वो खाना मेरा है। तो बुद्धा ने स्माइल किया और कहा कि इसी तरह से तुमने मेरी इंसल्ट की, तुमने मुझे अब्यूज़ किया, तुमने मुझे गलत वर्ड्स कहा, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किए नहीं, तो वो किसके हुए? वो सब तुम्हारे ही हुए, मीन्स इंसल्ट भी तुम्हारी हुई है, जो तुमने गालियाँ दी, जो तुमने अब्यूज़ किया, कर्ज किया, वो भी सब तुम्हें ही लगा, मैंने तो लिया ही नहीं, है ना? फिर अकोसा को उनका मैसेज समझ में आया जो बुद्धा उनसे कहना चाह रहे थे। बुद्धा ने अपनी लास्ट ब्रेथ कुशीनारा में ली थी, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने उनके टीचिंग्स को कंटिन्यू रखा उनकी डेथ के बाद भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज उपनिषद एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। उपनिषद जो होते हैं उन्हें हम एक सोर्स मानते हैं नॉलेज का। आप लोगों ने रियलाइज़ किया जो स्टोरीज होती है वो आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे होता है ना? अगर हम चैप्टर ऐसे ही रीड करेंगे तो बोरिंग सा लगता है थोड़ा, लेकिन अगर वही चैप्टर आपको स्टोरी बना के सुनाया जाए तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना? इसलिए जो पहले की बुक्स होती थी, जो उपनिषद्स हैं उनमें जो वैदिक टेक्स्ट होते थे उनमें मेनली जो आइडियाज़ होते थे उन्हें स्टोरी के थ्रू
एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू बताया जाता था ताकि लोगों को उसे इंटरेस्टिंग लगे और वो लोग उसे समझें। सो जो मोस्टली जो उपनिषद है वो डायलॉग्स के फॉर्म में है या टीचर और स्टूडेंट के बीच की कॉन्वर्सेशन बताई गई है। इसीलिए इसे उपनिषद वर्ड दिया गया, जिसका मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, मीन्स किसी के पास बैठ के उनसे बातें करना, उनसे समझना, है ना, तो उसे उपनिषद कहा जाता है। और एक ट्रेडिशनल वे था नॉलेज रिसीव करने का कि आप किसी वाइस टीचर के पास बैठे उनसे नॉलेज गेन करें, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें। जैसे हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं चीज़ों को लेके, तो हम किसी के पास बैठ के अगर वो हमारी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं तो वो हो गया उपनिषद। जो बुक्स होती थी उसमें थॉट्स होते थे, व्यूज़ होते थे थिंकर्स के, जो लोग सोचते हैं वाकई में कि ऐसा है तो क्यों है, ये हमारी जो लाइफ चल रही है वो क्यों चल रही है, हम कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, मरने के बाद क्या होगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती जो लोग सोचते हैं, तो जो वो थिंकर्स होते थे उनके जो थॉट्स थे, उनके जो व्यूज़ थे, वो उस बुक्स में लिखना स्टार्ट किए। उन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते थे उन्हें वो लोग सर्च करते थे, फिर उनके आंसर्स लिखते थे। ऐसे बुद्धा से पहले भी बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं। उन लोगों ने सर्च किए आंसर्स लाइफ और डेथ के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ, के डेथ के बाद भी लाइफ होती है या नहीं। वाइल अदर्स वॉन्टेड टू नो रीजन्स फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, कुछ लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते उनके रीजन्स ढूंढना स्टार्ट करे। बहुत सारे सोचने लगे कि आत्मा क्या होती है, इंडिविजुअल सोल जो होता है या ब्रह्मा जो हम कहते हैं, एक यूनिवर्सल सोल है, ये परमानेंट थिंग है या नहीं यूनिवर्स में। तो कुछ लोग दोनों में बिलीव करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कि ये दोनों एक ही है, एंड द सेम द आत्मा इज ब्रह्मा। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड स्टोरी नेम्ड रेकवा। अब इसमें एक स्टोरी बताई गई है रेकवा की, जो कि कार्ट ड्राइवर है। कार्ट ड्राइवर समझ में आया, जो बैलगाड़ी, जो हॉर्स कार्ट हो, बैल मतलब काउ, ऑक्स कार्ट हो, बुलक कार्ट हो, कोई सी भी कार्ट हो, वो चलाने वाले कार्ट ड्राइवर। चांदोग्य उपनिषद में इनका बताया गया है। टॉक्स अबाउट रियल नेचर ऑफ आत्मा और द इंडिविजुअल सोल, ऑल्सो नॉन एज द सेल्फ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रेकवा। बहुत सालों पहले एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था जनश्रुति। वो अपनी चैरिटी और अपने गुडनेस ऑफ हार्ट के लिए फेमस थे, कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को दान भी करते थे और वो बहुत ज़्यादा दिल के बहुत अच्छे थे। वो सोचते थे कि मुझ जैसा चैरिटेबल और कोई भी नहीं है, मतलब प्राउड आ गया उनके अंदर। अगर हम सोच लें कि हम ही ये कर सकते और कोई नहीं कर सकता, तो वो एक तरह का प्राउड आ जाता है। फिर तो एक शाम को जब वो अपने टेरेस पर बैठे थे, पैलेस के टेरेस पर, तो 2 बर्ड्स आई फ्लाई करके उनके स्काई से उनके वहाँ पर। जब वो किंग के नियर आई तो उसमें से एक बोलती है कि देखो, तुमने ये ब्राइट लाइट देखी है फेम की इन राजा की, तुम थोड़ा ऊपर उड़ो, नहीं तो तुम्हारे पंख इनकी लाइट से जल जाएंगे। तो दूसरी बर्ड बोलती है कि गुडनेस ग्रेशियस, यू स्पीक एज इफ दिस किंग इज ग्रेटर देन रेखवा। वो बोलती, तुम इस किंग को इतना मतलब ज़्यादा चैरिटेबल समझते हो, रेखवा से भी ज़्यादा। तो पहली बर्ड पूछती है कि हु इज़ रेखवा, रेखवा कौन है, और ये ग्रेट जनश्रुति से भी ज़्यादा ग्रेटर है। सेकंड बर्ड रिप्लाई कर दिया कि वो बहुत सबसे ज़्यादा जनरस है, मोस्ट जनरस है, वो लोगों को अपना सब कुछ दे देते हैं और उनसे फिर ब्लेसिंग्स लेते हैं। वो दोनों स्वांस उड़ गए और उनकी कॉन्वर्सेशन जो थी वो किंग के कानों में ही रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। वो सोचते ही रह गए कि मुझसे भी ज़्यादा मोस्ट जेनरस कौन है इस लैंड पे, कौन है ये रेखवा। ऐसा वो सोचते रह गए रात भर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को उन्होंने ऑर्डर दिया कि जाओ ढूंढो और ढूंढकर बताओ मुझे कि रेखवा कौन है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग सर्च के बाद जो किंग्स मैन थे उन्हें एक कार्ड के शेड के नीचे एक आदमी बैठा हुआ मिला। वो बहुत ज़्यादा पुअर दिख रहा था, लेकिन उसकी जो आइज़ थी वो काम थी और जो फेस था वो बिल्कुल पीसफुल था। एक ब्राइट लाइट जैसी शाइनिंग थी उनके अराउंड। वो आदमी जो था वो इस साइज दिख रहा था हिमालयाज़ में। ऐसा एक किंग मैन ने कहा। वो ही वेंट टू द मैन सिटिंग नियर द कार्ट एंड आस्क्ड। जब वो उस आदमी के पास गए और उन्होंने पूछा, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज़ योर नेम। फिर वो मैन रिप्लाई करता है कि आई एम रेकवा। किंग्स मैन
फिर जाते राजा जनश्रुति के पास और अनाउंस करते कि मैजेस्टी हमने रेक्वा को ढूंढ लिया है। वो फिर डिलाइटेड किंग कहता है कि मुझे कल उसके पास लेकर चलना, मैं उनके लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर जाऊंगा। फिर जनश्रुति उनके लिए 600 काउस, अ चेन ऑफ गोल्ड और एक म्यूल ड्राइवन कैरेज लेकर गए रेक्वा के लिए और उन्हें ऑफर किया। किंग कहते हैं कि ओ ग्रेट रेक्वा, आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड, मैं इस लैंड का किंग हूँ, मैंने तुम्हारी ग्रेटनेस के बारे में बहुत सुना है, सो मेरी ये जो गिफ्ट्स लेके आई हूँ उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और मुझे टीच करिए अबाउट द सेल्फ, मीन्स आत्मा के बारे में मुझे आप टीच करिए कि वो क्या होती है। अबाउट द सेल्फ मतलब खुद के लिए हम क्या हैं। फिर वो रेखवा जो थे उन्हें किंग के ऊपर बहुत सारा प्राउड दिखा, तो उन्होंने स्माइल किया और रिप्लाई किया कि मेरा जो नॉलेज है वो बेचने के लिए नहीं है, इज़ नॉट फॉर सेल, आप अपने गिफ्ट्स वापस लेके जाइए और यहाँ से जाइए। आप जनश्रुति वापस चले जाते और सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, वो पुअर रेखवा ने मेरे गिफ्ट्स क्यों नहीं एक्सेप्ट किए। सडनली उन्हें रिमेंबर हुआ कि रेखवा की जो आईज थी वो बहुत काम थी, पीसफुल फेस था उनका, जेंटल स्माइल थी और एक ब्रिलियंट ग्लो था उनके अराउंड। उन्हें फिर समझ में आया कि उन्होंने क्या गलत किया है। जो रेखवा का पीस था, सिंप्लिसिटी थी, उनकी जो इनर हैप्पीनेस थी वो मेरे मटेरियल गिफ्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। ऐसे किंग को समझ में आ गया, क्योंकि ये जो इतने महंगे गिफ्ट्स होते हैं इनका हम क्या करेंगे, वो तो सन्यासी थे, उन्हें तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें तो अपनी इनर पीस जो हमें चाहिए रहती कि हम शांति से रहें, खुश रहें, वो सब उनके पास ऑलरेडी था। सो वंस अगेन वो फिर से गए रेक्वा के पास एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर। उन्होंने रेक्वा से ग्रीट किया और क्वाइटली कहा कि मैं हम्बली आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ और मैं एज ए स्टूडेंट आप मुझे रख लीजिए, प्लीज़ मुझे टीच करिए अबाउट द सेल्फ। रेक्वा ने नोटिस किया कि अब किंग ने सारा अपना प्राइड छोड़ दिया है और वो वाकई में सिंसियरिटी से सीखना चाहते हैं। सो उन्होंने फिर गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिया रेक्वा ने, और उन्होंने किंग को आत्मा के नेचर के बारे में पढ़ाया। द सेल्फ इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड इज़ कम्प्लीट इन इट्स सेल्फ। उन्होंने पढ़ाया कि जो सेल्फ है वो हमेशा सेटिस्फाइड होती है और वो अपने आप में कंप्लीट होती है, उसे किसी भी मटेरियल थिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी ने भी आत्मा के नेचर को समझ लिया तो वो हमेशा हैप्पी ही रहेगा, ऐसा रेक्वा ने उन्हें समझाया। फिर उन्होंने ऐड किया कि ओ किंग, इट इज़ गुड दैट यू लाइक टू हेल्प अदर्स। उन्होंने कहा कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्राइड नहीं होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो कितनी हेल्प करता हूँ सबकी, ऐसा प्राउड नहीं होना चाहिए। आप जितना भी चैरिटी कर रहे हो वो आपका तो है नहीं, ये तो सारे गिफ्ट है नेचर के। अगर आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी गायें हैं, आपके पास इतने मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, तो वो सारे आपके खुद के तो है नहीं, वो तो सारे नेचर की हैं, तो फिर प्राउड किस बात का करना। सो जब आपको ये ट्रुथ समझ में आ गया तो वो भी एक सेज, जिसको ये ट्रुथ समझ में आ जाता है वो एक सेज बन जाता है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए रहता है, सिर्फ उन्हें इनर हैप्पीनेस चाहिए रहती है। हम इतना पैसा कमाते हैं, हम इतना अगर घूमने फिरने जाते हैं, किसी को किस चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किस चीज़ में मिलती है, तो खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, इनर हैप्पीनेस होना चाहिए, हमें ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स से लगाव नहीं होना चाहिए। सो जो उपनिषदिक थिंकर्स वर मेनली ब्राह्मण्स एंड राजास, जो उपनिषदिक थिंकर्स होते थे वो मेनली ब्राह्मण्स या राजास होते थे और मोस्टली उनमें मैन हुआ करते थे, लेकिन कुछ वुमेन थिंकर्स भी हुए हैं बुक्स में जिनके बारे में बताया गया, जैसे कि एक थी गार्गी जो कि फेमस थी उनके नॉलेज के लिए, वैदिक टेक्स्ट का उन्हें नॉलेज बहुत अच्छा था। वो जो लर्नड मैन होते थे उनके साथ साथ पार्टिसिपेट करते थे स्कॉलरली डिबेट्स में, जो कि रॉयल कोर्ट्स में हेल्ड किए जाते थे। पहले कोर्ट्स में डिबेट्स भी होते थे, इन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चंस होते थे, डिबेट्स होते थे, तो उसमें वो भी पार्टिसिपेट करती थी। इट वॉज रेयर फॉर द पुअर टू टेक पार्ट इन दिस इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। ऐसा रेयर होता था कि जो पुअर लोग होते थे वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन सत्यकामा जबाला जो कि एक स्लेव वुमेन बॉर्न हुई थी, उनका नाम था जबाली, एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुअर थे, इसके बाद भी इनके पास नॉलेज अच्छा था और इन्हें एक ब्राह्मण टीचर ने
पढ़ाया था, जिसका नाम था गौतमा, और उसके बाद ये एक रिनॉन थिंकर बन गई थी उस टाइम की। एट दैट टाइम अदर स्कॉलर्स वर ऑल्सो गिविंग न्यू आइडियाज़, कुछ और स्कॉलर्स भी थे जो कि न्यू आइडियाज़ लेके आए। पाणिनि रोड द रूल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन अबाउट 3000 शॉर्ट फॉर्मूलेज। पाणिनि जो थे इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के जो रूल्स थे उसमें 3000 शॉर्ट फॉर्मूलेज उन्होंने बताए। ये फॉर्मूलेज सिमिलर थे जैसे कि हम अभी एल्जेब्रा में पढ़ते हैं। ओके।